हेलो दोस्तों, क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? कैसे हो आप सब? सर हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप बताओ। सर हम भी बहुत बढ़िया हैं। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज ना तुमसे ना मैं कुछ बात करने आया हूँ। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि मेरी सीए जर्नी कैसी रही। मैंने कैसे 10th क्लास से लेके कैसे कैसे पढ़ाई करी और कैसे मैं सीए बना। मैंने मैंने ऑल इंडिया रैंक 20 कैसे अचीव करी और मैंने कैसे सीएफए के लेवल्स को क्लियर करा, साथ ही साथ अपनी आर्टिकलशिप को मैनेज करते हुए। ठीक है, करें शुरुआत। चलो एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें। पहले ना स्टार्टिंग से चलते हैं एक एक करके। तो ना मैं जब 9th क्लास में था ना, तो सोचो मेरे कितने मार्क्स आए होंगे। अब ये मान के चलना है इस बच्चे के ऑल इंडिया रैंक 20 आई है सीए इंटरमीडिएट में। ठीक है, चलो एक सीए सीपीटी में आए हैं इस बच्चे के 160 मार्क्स। ठीक है, और सीए फाइनल में इस बच्चे के आए हैं 505 मार्क्स, बट कोई रैंक नहीं आई। ठीक है, और इस बच्चे के सीएफए के लेवल्स भी क्लियर हैं। ठीक है, अब इस बच्चे के आप कमेंट सेक्शन में मुझे अभी कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है इस बच्चे के 9th क्लास में कितने मार्क्स आए होंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके मैं कंटिन्यू करता हूँ। इस बच्चे के 9th क्लास में सीजीपीए सिस्टम चलता था। इस बच्चे के 9th क्लास में आई थी 8.4, 8.2 या 8.4, एग्जैक्टली नहीं पता, शायद 8.4 एक्स्ट्रा लगा लेते, चलो कोई नहीं, 8.4 सीजीपीए। ठीक है, चलो 9th क्लास में तो चलो ठीक है। अब आता है 10th क्लास। 10th क्लास में कितनी आई थी इस बच्चे की सीजीपीए? इस बच्चे की सीजीपीए आई थी 9.2 सीजीपीए। ठीक है, अब कोई बच्चा इंटर में है, कोई बच्चा सीए फाउंडेशन में और कोई बच्चा सीए फाइनल में है। ठीक है, सब देख सकते हैं वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10th क्लास में इस बच्चे की कितनी सीजीपीए आई मैंने कितनी बताई? 9.2 सीजीपीए। तो मतलब ग्राफ बढ़ा, ग्राफ बढ़ ही रहा है ना। उसके बाद 12th क्लास में आते हैं। चलो 11th क्लास के मार्क्स तो कौन ही पूछता है। 12th क्लास में ना इस बच्चे की अच्छी परसेंटेज आ गई, 95.5, बेस्ट 5 में, नहीं बेस्ट फोर में या बेस्ट 5 में, बेस्ट 5 में, हाँ। और 4 में भी इसके अराउंड ही थी, 4 में कितनी कम होगी। ठीक है, तो इस बच्चे के 12th क्लास में कितने मार्क्स आए? इस बच्चे के 12th क्लास में आए 95%। ऐसे मान लो इस बच्चे का ड्रीम कॉलेज था, क्योंकि पढ़ाई तो मेहनत तो करता ही था, मेहनत तो करता था, और ड्रीम कॉलेज था एसआरसीसी। अब आप बताओ इतनी परसेंटेज में एसआरसीसी मिलेगा? भाई एसआरसीसी आसपास भी ना भटकने दे इतनी परसेंटेज में। बट बच्चा तो मेहनती था। अब बताओ बच्चे के मार्क्स कैसे आए थे, देखो दिखाता हूँ आपको। मैथ्स में 97, ठीक है, अकाउंट्स में 97, ठीक है, इकोनॉमिक्स में 100 मार्क्स। अभी तक तो आपको लग रहा होगा बहुत ही बढ़िया परसेंटेज है, फिर कैसे नहीं मिला इस बच्चे को एसआरसीसी कॉलेज। फिर इंग्लिश में आए थे इस बच्चे के 88 मार्क्स। अभी टोटल करके डिवाइडेड बाय 4 कर लो, इतनी परसेंटेज आई थी मेरी 12th क्लास में। ठीक है, चलो नहीं मिला एसआरसीसी, कोई नहीं, 2-3 दिन तक दुख मनाया। फिर जब जो भी बढ़िया कॉलेज मिला तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो करी है, चलो 12th क्लास का यहीं से चालू करते। ग्रेजुएशन कहाँ से करी है मैंने ग्रेजुएशन करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी शहीद भगत सिंह कॉलेज, ये जो शेख सराय में है। ठीक है, तो अब क्या होता था, हमारे टाइम से पहले तक तो कोई इतनी स्ट्रिक्ट अटेंडेंस का चक्कर नहीं था, बट फिर अटेंडेंस का चक्कर भी स्ट्रिक्ट हो गया। अब सीए सीपीटी तो देनी थी। चलो जब ग्रेजुएशन का एडमिशन लिया उससे पहले सीए सीपीटी की बात करते हैं, क्योंकि इस बच्चे ने सीए सीपीटी उससे पहले कर ली थी। तो इसके सीए सीपीटी में मार्क्स आए थे 160 आउट ऑफ 200। देख लो ना, ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इसके अंदर क्या है, इसकी डिस्टिंक्शन, ग्राफ बढ़ता जा रहा है ना, बिल्कुल। देखो 12th क्लास में जो भी परसेंटेज है 95 से लेकर 96 की रेंज के बीच में, फिर उसके बाद डिस्टिंक्शन आ गई, क्योंकि सीए में मार्क्स लाना बड़ा मुश्किल होता है, तुम्हें ही पता है। अब तुम सीए फाउंडेशन में हो या सीए इंटरमीडिएट में हो, तुम्हें पता है कितना वास्ट सिलेबस है। सीए फाइनल का तो उससे भी ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। तो जैसे जैसे 12th क्लास से ग्रेड बढ़ता रहा तो सिलेबस भी बढ़ेगा, सब्जेक्ट्स बढ़ेंगे, तो मुश्किलें बढ़ेगी ना। तो सीए सीपीटी में तो उस हिसाब से ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब ग्रेजुएशन चालू हुई, तो ग्रेजुएशन चालू हुई 2017 में। 2017 से 2020 ग्रेजुएशन रेगुलर कॉलेज शहीद भगत सिंह, एसबीएससी बोलते थे हमारे टाइम पे से।
शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। रेगुलर कॉलेज के साथ साथ हमें अपनी स्टडीज को मेंटेन करना पड़ता था। चलो सीए सीपीटी तो हो गया, अब सीए इंटरमीडिएट इसने दी थी 15 मंथ्स वाले अटेम्प्ट में। एक तो 9 मंथ्स वाला अटेम्प्ट होता है और एक होता है 15 मंथ्स वाला अटेम्प्ट। तो इस 15 मंथ्स वाले अटेम्प्ट में सीए सीपीटी सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दिए थे। अब क्या होता था, सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स की जो तैयारी थी इस बच्चे ने चालू करी थी अगस्त 2017 से। अब 8 सब्जेक्ट्स की सबकी कोचिंग, बिल्कुल कुछ पता नहीं होता। सीए फाउंडेशन सीए सीपीटी करी थी खुद से। सीए फाउंडेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीए फाउंडेशन है, सीए सीपीटी तो गया, अब सीए में है ही नहीं सीपीटी। बट पहले सीपीटी होता था, अब सीए फाउंडेशन है, तो इसलिए सीए फाउंडेशन निकल रहा है बार बार। तो अब 8 सब्जेक्ट की कोचिंग लेना, कोचिंग के साथ साथ इन सबको रिवाइज करना, रिवाइज के साथ साथ अब कोचिंग आपको तो घर बैठे बैठे मिल जाती है क्योंकि अब तो सारे टीचर्स पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव के मोड पे आ गए हैं। बट इस टाइम पे हमारे यहाँ होता था सैटेलाइट मोड होता था। जैसे जो कोई मार्केट है उस वाले एरिया में, तो हमें वहाँ पे ट्रैवल करके जाना पड़ता था। 3 घंटे की क्लास अटेंड करनी पड़ती थी। आप तो स्पीड में भी देख लेते हो, यहाँ पे होती थी लाइव क्लास और यहाँ पे कोई स्पीड भी नहीं बढ़ाता था अगर रिकॉर्डेड भी होती थी, क्योंकि जो सेंटर वाले तो सब बच्चों के हिसाब से देखेंगे। अगर आप 1.45 पे देख पा रहे हो, हर कोई बच्चा 1.5 पे नहीं देख सकता ना, इसलिए वो 1 की स्पीड पे चलाते थे। तो वो 3 घंटे बैठो, सारी चीज़ें सुनो, रिकॉर्डेड भी होती थी, उसके अंदर भी 3 घंटे, उसमें तो और बोरियत हो जाती थी क्योंकि उसमें तो कुछ पूछ भी नहीं सकते थे। बट हाँ, लाइव क्लास में थोड़ा मज़ा आता था। तो ऐसे करके इसके सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी चलती रही। अब कैसे करता था मैं तैयारी, मैं आपको ये बताता हूँ। ये बच्चा मैं ही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बता रहा हूँ कि कैसे कैसे मैंने मैनेज करके चली है चीज़ें। अब देखो, लाइफ के अंदर सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, हमें पर्सनल लाइफ भी देखनी पड़ती है। समझ रहे हो ना किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। सब चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है। घर वालों को मैनेज करके चलना पड़ता है, अगर तुम्हारी कोई बंदी उसे मैनेज करके चलना पड़ता है, और पढ़ाई तो मैनेज करके चलनी पड़ती है। तुम उससे बात ना करो तो वो तो फिर तुम्हारा फ़ोन ना उठाए, अब तुम्हें उसका फ़ोन भी उठाना है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं। और तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, रिवीजन भी करनी है। तो एक इंटेलिजेंट बच्चा और एक जो थोड़ा समझदार होता है ना, सारी चीज़ मैनेज करके चलना पड़ता है। तो मैं ना वो वाला बच्चा था। ठीक है, मैं थोड़ी सी अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, बट सुनो तुम कि मेरी कैसी मेरी जर्नी रही, तो मज़ा आएगा बहुत कि क्या मैं कैसे मैनेज करके चलता था। मैं उससे बात भी करता था, मैं घर वालों के साथ भी टाइम स्पेंड करता था, रिवीजन भी करता था, कोचिंग भी जाता था, कॉलेज भी जाता था। सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है, ऐसा नहीं कि तुम मैनेज नहीं करोगे। अब देखो मैं कैसे करता था चीज़ें। तो इसके अंदर क्या, स्टार्टिंग में तो सिर्फ कोचिंग करी थी, रिवीजन तो करते नहीं थे। तो ऐसे मान लो तुम स्टार्टिंग के अगस्त से लेके फरवरी तक का जो टाइम था, इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर जैसे 2 से 5 एक क्लास होती थी, ठीक है। सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक एक क्लास होती थी, ठीक है। अब ये ना रेगुलर नहीं होती थी, ये ऑल्टरनेट डेज होती थी। तो इसमें क्या होता था, जो ऑल्टरनेट डेज होती थी ना, उसके अंदर कॉलेज जाते थे। तो जैसे ऑल्टरनेट डेज हुई, जैसे ये मान लो मंडे, ये होती ऑल्टरनेट डेज थी और साथ कोलैब हो जाता था। जैसे मंडे हो गई, ट्यूसडे हो गई, नहीं मंडे वेंसडे और फ्राइडे, ऐसी ये वाली क्लास हो गई, मंडे वेंसडे फ्राइडे, ठीक है। अब ये क्या, ट्यूसडे और थर्सडे हमें मिल जाता था। और बीच में क्या होता था, कभी कभी क्लास कैंसिल हो जाती थी, जैसे सुबह की क्लास नहीं हुई या 2 से 5 वाली क्लास नहीं हुई, तो उसके उस वाले दिन भी कॉलेज चले जाते थे। तो साथ अगस्त से लेके फरवरी तक क्लासेस भी देखी हैं और कॉलेज भी गए हैं, और साथ थोड़ी रिवीजन भी करते रहे हैं। सबसे देखो 3 मंत्र होते हैं किस चीज़ के, सक्सेस के ना सिर्फ 3 मंत्र है। क्या मैं तुम्हें आज बताता हूँ, इसे बहुत ध्यान से सुनना और उसको ना नोट डाउन करके अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखना। अगर ना रिजल्ट निकले तो मुझे बताना, और अगर रिजल्ट निकले तो भी मुझे बताना। अब मैं बताता हूँ क्या है 3 मंत्र, HD और C, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है ये देखते हैं, हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। इसमें से कोई भी एक चीज लैक करेगी ना तो तुम सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। सक्सेस के ना 3 मंत्र हैं, हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। हार्ड वर्क, अब कोई कहते हैं सर स्मार्ट वर्क भी होता है। अरे हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करो। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क ये नहीं होता कि हार्ड वर्कर स्मार्ट वर्कर नहीं होता। मैं हार्ड वर्कर के साथ स्मार्ट वर्कर भी था। तो इसका क्या मतलब है, हमें हार्ड वर्किंग के साथ ना अपने दिमाग को ऐसे चलाने की तुम स्मार्ट वर्क भी करते जा रहे हो, ठीक है। डेडिकेशन क्या होता है, डेडिकेशन मतलब अपनी जान झोंक देनी जिस चीज को तुम कर रहे हो। अगर तुम कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज को अच्छे से एंजॉय करो। तुम कोचिंग ले रहे हो तो 3 घंटे अच्छे से कोचिंग लो। तुम 2 घंटे की कोचिंग ले रहे हो, अच्छे से कोचिंग लो। तुम रिवीजन कर रहे हो तो अच्छे से रिवीजन करो। तुम एंजॉय करने जा रहे हो तो अच्छे से एंजॉय करो। दैट इज डेडिकेशन। तो डेडिकेटेडली जो काम करो उसे डेडिकेटेडली करो। लास्ट स्टेप है कंसिस्टेंसी। व्हाट इज कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी आते है जो तुम काम कर रहे हो उसे डेली कर रहे हो। अगर तुम कोचिंग ले रहे हो तो तुम उसे बिना तोड़े कोचिंग ले रहे हो।
मतलब इसके अंदर कोई भी दिन तुम स्किप नहीं कर रहे हो, बिकॉज सीए इज लाइक अ सब्जेक्ट जिसके अंदर तुमने एक दिन मिस करा तो तुम 3 दिन पीछे चले जाओगे, बिकॉज अगले दिन आएगा तो तुम्हें याद ही नहीं होगा क्या होगा, वो भी तुम्हारा मिस हो जाएगा, उससे अगले दिन तुम्हें कैचअप करने में लग जाएंगे, तो तुम ऐसे ऐसे करके 3 दिन मिस कर दोगे अपने। इसलिए तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है अपनी पढ़ाई के अंदर। जो सर होमवर्क दे रहे हैं, किसी से भी तुम कोचिंग ले रहे हो, उस होमवर्क को डेली करना है, डेली बेसिस पे, एक दिन भी नहीं छोड़ना है होमवर्क। साथ ही साथ अगर तुम रिवीजन कर रहे हो पुराना वाला, तो उसे तुम्हें रिवाइज भी करते रहना है। दीज आर दी मंत्रास ऑफ सक्सेस, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन। ये तुम्हें दिखाना पड़ेगा अगर तुम्हें ऑल इंडिया रैंक लानी है, ऑल इंडिया रैंक लाने का सपना है, सीए को एक बारी में निकालने का सपना है। ये नहीं कह रहा कि सिर्फ रैंक लाने का, एक बारी में निकालने के लिए भी ये तीनों चीज की जरूरत है। इसमें से एक चीज भी कम हुई तो एक बारी में नहीं निकलेगा सीए, अगर तुम हार्डवर्क नहीं करो, क्योंकि सीए इज नॉट ईजी, सीए इज नॉट एट ऑल ईजी। हाँ, अगर मेहनत करोगे, ये 3 चीजें कर लोगे तो सीए इज वेरी इजी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अगर तुम हार्डवर्क, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी दिखाओगे तो सीए आसान है। अगर ये तुम चीजें, तीनों चीजों में से एक चीज भी लैक करोगे तो सीए मुश्किल है। अदरवाइज सीए इज वेरी इजी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर, आई एम गेटिंग। तो ये चीजें ना अप्लाई भी करनी है, इंप्लीमेंट भी करनी है अपनी लाइफ में, एग्जीक्यूट करना है। एक बारी में सीए निकल जाएगी, मैं लिख के कह रहा हूं ये, बट ये 3 चीजें करनी है तुम्हें, ठीक है। और मैं क्या करता था, मैं होमवर्क ना, मैं डेली करता था होमवर्क और रिवीजन भी, ठीक है। रिवीजन करता था स्टार्टिंग के, चलो जब कोचिंग ले रहे हो तब हो सकता है रिवीजन नहीं हो पाती है, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज भी जाना है, कोचिंग भी लेनी है, तो स्टार्टिंग में नहीं हो पाती। फिर क्या करा था मैंने, जब मेरी फरवरी तक, देखो मैंने तुम्हें बताया ना अगस्त से लेके, बल्कि ना तुम मार्च ही मानो, उसे फरवरी मत मारो, मार्च तक ना मेरे अराउंड ऑलमोस्ट से ऑलमोस्ट कौन कौन से सब्जेक्ट हो गए थे, मैं तुम्हें 8 सब्जेक्ट वाली बता रहा हूँ। जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो जैसे भी चलेंगे वो तुम्हें चलाने हैं, बट मैं 8 सब्जेक्ट्स के हिसाब से बता रहा हूँ मैंने कैसे करी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ जर्नी बता रहा हूँ। मेरे टाइम पे तो 8 सब्जेक्ट थे। मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट की कोचिंग ली थी, चलो यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने ली थी पहले अकाउंट्स के साथ साथ कॉस्टिंग, 3-4 महीने ये चली, 3 महीने 4 महीने। उसके बाद मैंने क्या ली थी, फिर मैंने ली थी एडवांस अकाउंट्स के साथ साथ टैक्स के साथ साथ एफएम। तो मैंने ना ऐसे 5 सब्जेक्ट हो गए थे मार्च तक, इनकी थोड़ी थोड़ी रिवीजन। अब इसमें टैक्स में दोनों आ गए, क्योंकि हमारे तो वो 50-50 के होते थे, 60 और 40 के। 40 का होता था जीएसटी और 60 का होता था डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ऐसे कर करके मार्च तक मेरे ये सारे सब्जेक्ट हो गए। अब अप्रैल में मैंने क्या चालू करा, तो इसके अंदर मैं कॉलेज भी जाता था। अप्रैल के अंदर, अप्रैल से लेके मेरा टाइम था नवंबर 2018, नवंबर 2018, जिसके अंदर मेरी आई थी ऑल इंडिया रैंक 20। अब क्या हुआ, असली मेहनत होती है अब चालू। तुमने कोचिंग ले ली, तुमने होमवर्क करा अपना, तुमने रिवीजन करी, बट ये जो तुम्हारे 5 महीने हैं, 5 महीने कौन कौन से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सॉरी 5 नहीं है, ज़्यादा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 महीने थे। अब इन 7 महीनों के अंदर मेरे को कौन कौन से सब्जेक्ट करने थे, मेरे को अब कम से कम इन 3, अब ये मैं 4 महीने मान लो रिवीजन के लेके चल रहा हूँ और इतने लिए थे मैंने। अब इन 3 महीने मेरे को कौन कौन से सब्जेक्ट करने हैं, मेरे को लॉ करना है, ठीक है, मेरे को करना है ऑडिट, और एक मेरे को करना है, एक कौन सा सब्जेक्ट रह गया, अकाउंट्स होता था, कॉस्टिंग होता है, लॉ, हाँ एक होता था हमारे टाइम पे होता था ये EISS, बहुत गंदा सब्जेक्ट था, मतलब इसको याद करते करते दिन निकल जाते। अब देख रहे हो तुम, तीनों मेरे ना थ्योरी सब्जेक्ट रह गए। थ्योरी सब्जेक्ट का ही मंत्र है मेन। अगर देखो ये क्या है, ये वाले सब्जेक्ट्स तुम्हें समझ आएंगे, तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, तुम्हें फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, हाउ टू डू क्वेश्चंस तुम्हें याद हो जाएंगे। बट ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, इसका अगर तुमने 1 महीने तक कोई रिवीजन नहीं कराना, तुम साथ साथ भूल जाओगे। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, सुनो मेरी बात, मैंने क्या करा, एंड तुम भी सेम चीज अप्लाई करोगे तो तुम भी कर लोगे, ठीक है। अब तो तुम्हारे वैसे भी सब्जेक्ट कम हो गए हैं। अब सुनो मैंने क्या करा था, मैं उठता था अप्रैल से, तो हुआ क्या था मेरे साथ, मेरे जीवन में ना एक बहुत, अप्रैल में ना एकदम से चेंज आया, पता नहीं अंदर से मोटिवेशन आ गई। ये मोटिवेशन जो रैंक लाने की थी ना, ये मेरे को ना ऐसे मान के चलो, अपना क्या होता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये ना अक्टूबर नवंबर में ना, जैसे सर बताते थे अपनी क्लासेस में, अपने स्टूडेंट्स, जो पास स्टूडेंट्स हैं जिनकी रैंक लाई थी, उन्हें लेके आते थे कि इसकी ये रैंक लाई थी, तो अंदर से मोटिवेशन आ गई। रैंक के बेनिफिट्स क्या है वो भी मैं तुम्हें भी बताऊंगा आगे। तो रैंक लाने की ना अंदर से इच्छा, भूख होनी चाहिए। जब तक भूख नहीं होगी ना तो कोई आसान नहीं है ये चीज़ लानी। भूख जब तक होगी ना तो इसकी भूख पैदा करनी पड़ती है, और कभी कभार अपने आप आ जाए। तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ना जैसे बच्चे बताते थे, टीचर्स बताते थे ना, तो भूख आने लग गई कि यार पढ़ाई करनी है, कुछ करके दिखाना है। SRCC नहीं मिला तो क्या हुआ, रैंक ले आएंगे, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है अगर SRCC में होता तो शायद मैं रैंक ना ला पाता, उसके वो दूर था मेरे घर से, ये थोड़ा पास था मेरे घर से, तो ट्रैवल टाइम मेरा बच जाता था, तो उसमें ज़्यादा रिवीजन कर पाता था मैं, कुछ भी लगा लो। अब जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ऐसे मान के चलो बस, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैं क्या करता था, अप्रैल मई जून से मैं उठता था सुबह 4 बजे, ठीक है, और मैं सोता था रात को 11 बजे, सुबह 4 AM टू, और 5 से 6 घंटे की नींद लेता था, 5 घंटे तो सुबह और आधा 1 घंटा दिन में, इन डे, ठीक है, ताकि थोड़ी जो सुबह की नींद है वो थोड़ी सी फ्रेशन अप हो जाए बंदा। तो 4 बजे उठ के मैं क्या करता था, 4 से 6 एक स्लॉट के अंदर कोई भी
थ्योरी सब्जेक्ट, मैं उठाता था लॉ। देखो ऑडिट, सुबह उठ के ऑडिट उठाना इज अ टफ टास्क। तुम ना भूलते जाओगे चीज़ें, तुम ना आधी तरह नींद में ऐसे देख रहे हो, नींद आ रही है, तो उसके अंदर तुम्हें नींद आ जाएगी, तुम वापस सो जाओगे। इसलिए ना थोड़ा लॉ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ऑडिट से। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत इंटरेस्टिंग है, हल्का फुल्का इंटरेस्टिंग है। तो तुम ना लॉ थोड़ा सा, और ना क्या होता है सुबह ना थोड़ा फ्रेश माइंड होता है, उसके अंदर ना तुम सब कुछ भूले पड़े होते हो क्या हुआ, तो क्या है ना चीज़ें तुम्हें समझ ज़्यादा आती हैं और तुम्हें ज़्यादा रिटेन होगी, रिटेंशन पावर तुम्हारी बढ़ेगी। तो सुबह तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 4 से 6 लॉ कर, मैंने 4 से 6 लॉ करी थी, 6 से 8 करता था मैं ऑडिट, ठीक है। उसके बाद मैं कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाता था। अब थोड़ा सा मैंने कॉलेज जाना कर दिया था कम, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है इंटरनल चल रहे थे, बस इंटरनल देने जाता था, ठीक है। और जो मई में था, मई के अंदर एग्जाम्स होते हैं कॉलेज के, क्योंकि जून के अंदर तो छुट्टियां चालू हो जाती है, तो मई के अंदर एग्जाम्स दे के भी आया था। अच्छे मार्क्स आए थे मेरे कॉलेज में। अच्छा, मेरी कॉलेज की भी मैं तुम्हें बताया तो ग्रेजुएशन, हाँ, तो ग्रेजुएशन में मेरी कितनी CGPA आई थी ओवरऑल बता रहा हूँ, 8 CGPA आई थी मेरी रेगुलर कॉलेज के साथ। इसके अंदर ना अटेंडेंस भी मार्क होती थी, इंटरनल्स भी लगते थे, और इसके अंदर जो हमारे एग्जाम्स के अंदर मार्क्स होते थे वो भी लगते थे। ये चीज़ें मैनेज करके चलिए तो ये आ गए मार्क्स। तुम भी मैनेज करके चल सकते हो, मैंने तुम्हें जो बताया बस वो मानते रहना। मैंने क्या करा है ना, जैसे मैंने करा है वैसे तुम करोगे तो तुम्हारी भी आ जाएगी। 6 से 8 करता था ऑडिट, और ऑडिट के अंदर और लॉ के अंदर ना मैं करता था क्यूमुलेटिव रिवीजन। जो पुराना पढ़ा है फटाफट उसे रिवाइज करा 10 मिनट में, जो भी ऐसा कुछ पेज पलटे 10 मिनट में रिवाइज करा और नया पढ़ा। ऐसे ही करता था ऑडिट के अंदर भी और लॉ के अंदर भी। गॉट इट। फिर उसके बाद मैं 8 से 10 अपना थोड़ा 8 से 9 के अंदर अपना थोड़ा काम करा, मतलब थोड़ा जो भी घर के काम होते हैं वो सब करे। तो ऐसे मान लो 8 से 10 में नाश्ता वाश्ता करा, ब्रेकफास्ट करा और सब कुछ करा, उसके बाद दोबारा बैठ गए पढ़ने, ठीक है, थोड़ा ब्रेक भी हो जाता है। फिर 9 से 12 बजे तक कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा लिया 2-3, जैसे अकाउंट्स उठा लिया और एडवांस अकाउंट्स उठा लिया, या फिर कोई भी उठा लिया, FM उठा लिया, जो भी उठा लिया। फिर उसके बाद क्या है, तुम्हें 12 से 2 तुम EIS-SM उठा सकते। मैंने EIS-SM उठाया था, तुम तो अब तुम्हारे तो सब्जेक्ट में नहीं है EIS, तो EIS उठा देता, SM उठा लेता था, तो इसकी थोड़ी रिवीजन करता था। इसके अंदर भी मैं क्या करता था, क्यूमुलेटिव रिवीजन। देखो एक मंत्र होता है थ्योरी सब्जेक्ट का, क्या, क्यूमुलेटिव रिवीजन। क्यूमुलेटिव रिवीजन क्या होता है, क्यूमुलेटिव रिवीजन तुम्हारे को क्या करना होता है, जो तुमने पहले जो पुराना पढ़ा है उसको भी रिवाइज करते करते कोई नई चीज उठानी, और फिर अगले दिन जो तुमने पुराना आज तक पढ़ा है, मतलब कल तक, तो अगले दिन तुम्हें, बल्कि आज तक, तो अगले दिन तुम्हें जो आज तक पढ़ा है अगले दिन तुम्हें सारा रिवाइज करना है फटाफट, और उसके बाद नई चीज उठानी है। दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव रिवीजन। तो तुम्हें जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट्स की क्यूमुलेटिव रिवीजन करनी है, तुम एक बारी में याद करके सी एग्जाम्स को क्लियर कर लोगे। दिस इज द मंत्र ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट्स। तो ऐसे चलती थी मेरी लाइफ। फिर 2 से 3 का ले लिया ब्रेक, और ये वाला जो मेरा रूटीन है ना, फिर 3 से 6 कोई और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा लिया। देखो इसके अंदर ना थोड़ा तुम्हारा खुद का खेलना भी है, तो तुम 6 से 8 का ब्रेक ले लो। 6 से 8 का तुमने ब्रेक ले लिया, तुम थोड़ा जिम चले गए, अपनी बंदी से बात कर ली। फिर उसके बाद 8 से 9 तुमने खाना वाना खा लिया, डिनर कर लिया। 2 से 3 तुम सो ली, लंच कर लिया और थोड़ा नैप ले ली। उसके बाद क्या है, 9 से 11 ना तुम अपनी ना गलतियों पे ध्यान देना कि तुम क्या किस चीज़ में लैक कर रहे हो। तुम्हें पता समझ है, तुमने पूरे दिन पढ़ाई करी, तुम्हें पता है कि तुम ना उसकी डेली अपनी कमियां लिखो एक जगह। तो ना एक ना नोटबुक बना लेना हर एक सब्जेक्ट की सेपरेट, उसके अंदर ना अपनी कमियों को लिखते जाना और अपनी गलतियों को लिखते जाना। जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिट किया, मेरे को ने 5 टॉपिक्स के अंदर मेरे को याद नहीं हो रहे और मेरे को याद करने हैं। एडवांस अकाउंट्स के अंदर यार मेरे ने क्वेश्चन नंबर 11 गलत हुआ था, मेरे को दोबारा करना है। और अगर लॉ के अंदर यार ये वाला प्रोविजन सेक्शन ना मुझे दोबारा याद करना है। ऐसे करके ना अपनी गलतियां, यार ये क्वेश्चन मुश्किल था, एक बारी में हुआ नहीं था, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस चैप्टर, ये मुझे दोबारा करना है। तो ऐसे करके ना एक बुक बना लेना, और ये 9 से 11 के अंदर ये प्रैक्टिस करना कि इसके अंदर जो तुम्हारी कमियां पूरे दिन में निकली उसको तुम कहीं पर जॉट डाउन कर लो, और एग्जाम से एक दिन पहले ये सारी चीज़ों को एक बार देख जाओ। तो तुम्हारा क्या होगा, जो तुम्हें रिवीजन के अंदर गलतियां समझ आ रही है ना, तो तुम एग्जाम वाले दिन एक बार देख जाओगे ना, तो तुम वो चीज़ रिपीट तो नहीं करोगे एग्जाम में। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, तुम समझ आ रही है ना, अरे आ रही है ना, अरे बताओ मेरे को आ रही है कि नहीं आ रही है। सर बहुत अच्छे से समझ आ रही है, ठीक है सर, बिल्कुल। अब ये अप्रैल से लेके मैं डेली करता था ये चीज़ें। मैं थोड़ा सा इसके अंदर ये वाला जो थोड़ा है ना, थोड़ा बात कर, मैं थोड़ा थ्योरी सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देता था। मैं हो सकता है इस टाइम के अंदर जो एडवांस अकाउंट्स ये वाला है, ये वाला थोड़ा सा लेटर स्टेज में, जो लास्ट के 4 महीने बन जाएगी उसके अंदर, तो स्टार्टिंग के जो 3 महीने बचे ना उसके अंदर थोड़ा सा लॉ और ऑडिट को एक्स्ट्रा ध्यान देना, ताकि तुम्हारे ये वाले सब्जेक्ट बिल्कुल याद हो जाए। और तुम्हें कौन सा 100 मार्क्स लाने हैं, देखो 60 to 70 मार्क्स भी ले आते हो ना तुम थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर, 60 to 70 की रेंज के अंदर, तो भी तुम्हारी रैंक आ जाती है। अब मैं तुम्हें ना इंटर का स्कोर कार्ड बताता हूँ, ये मैं मेहनत करता गया। हाँ एक चीज़ और, ये चीज़ें ये मेरी कंसिस्टेंट रहती थी चीज़ें। थोड़ा बहुत कभी कभार कॉलेज आता था, कॉलेज में थोड़ा कम कर दिया था मैंने। 3rd सेमेस्टर बहुत कम कॉलेज गया हूँ, 1st 2nd बहुत अच्छे से गया हूँ, 4th 5th 6th भी बहुत अच्छे से गया हूँ, 3rd सेमेस्टर में बहुत कम कॉलेज गया हूँ, ठीक है। और मैंने अपने दोस्तों को कट ऑफ करा, जिसकी लाइफ में रिलेशनशिप है तो उसको भी थोड़ा कट ऑफ करके चलना, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने बहुत अच्छे से रिवीजन करी, फिर मैंने अक्टूबर के अंदर टेस्ट पेपर्स लिखे। टेस्ट पेपर्स एक सब्जेक्ट के 1 से लेके 2 बार, 1 to 2 टाइम्स ईच सब्जेक्ट। उन सब्जेक्ट्स के पेपर को खुद से एनालाइज करा, कोई
किसी किसी टीचर के थ्रू मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली थी। जो आईसीएआई के अंदर मॉक टेस्ट पेपर्स आते हैं, एमटीपीज बोलते हैं जिनको, और आरटीपीज रिवीजन टेस्ट पेपर्स, उन्हें मैंने बहुत अच्छे से करा था। पास्ट वाले भी, करंट ईयर वाले भी, ऐसे करके मैंने रिवीजन करी थी अपनी। इन पेपर को बेस लेके चला था आईसीआई के जो पेपर होते हैं, जिसकी वजह से मुझे पता चले कि मैं 3 घंटे के अंदर पेपर लिख पा रहा हूँ, नहीं लिख पा रहा, और मैं क्या क्या गलतियां कर रहा हूँ। तो ये तुम्हें ना पेपर लिखना बहुत जरूरी है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन पेपर पहले 3 घंटे का लिख के जाओगे। देखो आईसीआई का क्या रूल है, आईसीआई बोलता है तुम्हें 2 से 3 बार पेपर लिखना है, चाहे तुम अटेम्प्ट में लिख लो या फिर तुम घर पे बैठ के 2 बार लिख लो और अटेम्प्ट में फाइनली लिख लो। अब मैं क्या करता था, तो 2 बार पेपर पहले लिख लेता था हर एक पेपर से पहले, तो मेरा एक अटेम्प्ट में सारे पेपर क्लियर हो गए। तो इसलिए क्या, इसका क्या अच्छा तरीका है एक बार में सीए क्लियर करने का, सारे लेवल। सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें 2 बार पहले खुद से पेपर लिख के देख लेना है घर पे, ताकि तुम लास्ट बार पेपर में लिख के आ जाओ और खत्म, फिर तुम्हें कभी जिंदगी में लिखने ही ना पड़े वो पेपर। मैंने एक बार एग्जाम दिया और मेरे को जिंदगी में दोबारा पेपर लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे एक बार में क्लियर हो गए। सिंपल, समझ रहे हो ना। तो ऐसे क्या कहता है, ऐसे कहता है 3 बार तुम्हें पेपर लिखने हैं, 2 बार तुम चाहे घर पे लिख लो और 3 बार चाहे तुम एग्जाम सेंटर पे आके लिख लो। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है 2 बार तुम घर पे लिख लो और तीसरी बार एग्जाम सेंटर में आके लिख लो, खत्म, एक बार में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्कोर कार्ड होता है, ये मेहनत करी थी। अब तुम देख रहे हो डेडिकेशन, पूरा दिन लगता था, ऐसे नहीं आ गई रैंक, ऐसे ये 20 नहीं आ गई है, बहुत मेहनत लगी थी। ये देख रहे हो, ऐसे सब्जेक्ट ये रहता था मेरा शेड्यूल। उसके बाद ये पेपर लिखे थे, पूरे 7 से 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आती है ये चीज़ें। और मैं क्या कह रहा हूँ, हार्डवर्क, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी दिखाते हुए तुम्हारी भी रैंक आ जाएगी। अब स्कोर कार्ड, सोर्स स्कोर कार्ड जो मेरे को याद है वो बताता हूँ। अकाउंट्स 91, कॉस्ट 91 से 92 थे कॉस्ट में भी। फिर आता है लॉ में भी 67 के अराउंड ही थे। टैक्स में भी 84 या 85 थे, टैक्स में 83 थे शायद, हाँ 83। ठीक है, टोटल मेरे 612 थे। अब थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो देख लेना। एडवांस अकाउंट्स इसमें कुछ 70 समथिंग थे, 72 थे समथिंग ऐसे थे। ऑडिट में मुझे याद है भाई, ऑडिट तुम देख रहे हो, ऑडिट में कितने हैं, लॉ में कितने। कंसिस्टेंसी देखना मार्क्स की। ठीक है, एफएम इको होती थी, उसमें आए थे मेरे 80 मार्क्स। ठीक है, अब बच रहा है ईआईएस में आए थे 58। तो तुम टोटल देख लेना, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हुआ तो मुझे तो इतना याद आ रहा है, इतने मार्क्स आए थे मेरे। टोटल 612 मार्क्स, 612 मार्क्स का टोटल है ये। और 612 AIR 1 के आए थे उस टाइम पे मेरे हिसाब से 648 आए थे, पता नहीं 645 आए थे, ऐसे कुछ आए थे। तो तुम देख रहे हो ज़्यादा डिफरेंस था नहीं, 645 में से 612 गए, 33 मार्क्स का डिफरेंस था। 33 मार्क्स की वजह से मेरी 20वीं रैंक आई थी। 33 मार्क्स और आते तो मेरी AIR बनाती, बस ये डिफरेंस था 33 मार्क्स का। मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ इससे, कि इसके अंदर मैंने क्या दिखाया। तुम देख रहे हो हर एक सब्जेक्ट में कंसिस्टेंसी 91, ऐसा नहीं कि किसी में कम है, 67, 83, 72, 68, एक इसमें एग्जामिशन नहीं आई, बाकी सारे सब्जेक्ट में एग्जामिशन आई है। मेरे को याद है 7 सब्जेक्ट में मेरी एग्जामिशन आई थी, और ये मैंने 15 महीने में निकाला है। मैं नहीं कह रहा 9 महीने में निकालो, 15 महीने में अच्छे से पढ़ के निकालो। पर हार्डवर्क दिखाओ, कंसिस्टेंसी दिखाओ, डेडिकेशन दिखाओ, तुम्हारी भी ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी। ठीक है, ये वही मेरी सीए इंटरमीडिएट के अंदर आई ऑल इंडिया रैंक। अब रैंक के फायदे क्या क्या होते हैं वो सुनते हैं। रैंक के फायदे क्या क्या होते हैं, तुम्हें आर्टिकलशिप तुम्हारी मनपसंद फॉर्म में मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा बिग 4 ही होती है किसी की मनपसंद, किसी की मनपसंद कोई और भी फॉर्म हो सकती है। ठीक है, अब क्या होता है, 2 साल की आर्टिकलशिप हो चुकी है, इसके अंदर तुम 1 साल सीए फॉर्म को कर सकते हो और 1 साल इंडस्ट्रियल को भी दे सकते हो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। अब क्या होता है ना, तुम्हें जो बिग 4 जैसी फॉर्म्स होती है ना, वो रैंक को प्रेफरेंस देती हैं। तुम मानो ना मानो, रैंक को प्रेफरेंस मिलती है। ईवाई ने मेरा इंटरव्यू बहुत बढ़िया नहीं गया था ईवाई में, बट रैंक आई, इन्होंने मेरे को कंसीडर कर लिया, ऑफर लेटर दे दिया। मैंने ईवाई से आर्टिकलशिप करी है, ऑफर लेटर दे दिया। ठीक है, ईवाई का कुछ हो रहा है, बट ये डिपेंड करता है, उस पर मैं कोई चर्चा नहीं करूँगा आज की डेट में क्या हो रहा है ईवाई के साथ। बट ईवाई ने मेरे को ऑफर लेटर दे दिया, मेरे अच्छे मार्क्स आए, मेरी रैंक आई, मैंने वहाँ पर काम भी करा और एश्योरेंस वाली फील्ड में। ठीक है, ये फायदे बता रहा हूँ रैंक के। एक बारी में हो गया था ईवाई में, और भी मेरी KPMG से कॉल आ गई थी। ठीक है, मेरी डिलॉइट से कॉल आ गई थी, बट मेरे ईवाई से ऑफर लेटर सबसे पहले आ गया था, तो मैंने यहाँ पे मना कर दिया। गॉट इट, ये होते हैं रैंक के फायदे। तीनों के बिग 4 ने मेरे को शॉर्टलिस्ट कर लिया था। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं, मैंने सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करा, तो मेरी कई जगह से शॉर्टलिस्टिंग आ गई, बट मैंने कहीं ज्वाइन नहीं करा। मेरे को ना अपनी ईवाई में ही बहुत कंफर्ट आ गया था, इसलिए मैंने कहीं ज्वाइन नहीं करा। ये होते हैं रैंक के फायदे कि तुम्हें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी हेल्प मिलती है, सीए फॉर्म्स तुम्हें प्रेफरेंस देती है। तुम बात समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ रैंक। तुमको ना एक अलग नजरिए से देखते हैं लोग कि ये बंदा इंटेलिजेंट है, इसने जिंदगी में कुछ उखाड़ा है। समझ रहे हो, सी इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया रैंक आई 2018 में। 2018 तो खत्म ही हो गया था, क्योंकि 19 में तो रिजल्ट ही आया। 19 से लेके अब 2020 की स्टार्टिंग, 1 साल तक बढ़िया कॉलेज गया, लाइफ को एंजॉय करा। 2019 में पता नहीं क्या क्रेज चढ़ा,
क्योंकि इसमें तो एडवांस ITT वगैरह तो करनी थी, ITT OC वगैरह, ये तो दोनों मैंने कर ली थी जून में। पता नहीं जून में क्या कीड़ा चढ़ा, CFA लेवल 1 के एग्जाम्स भरती है। अटेम्प्ट ड्यू है दिसंबर 8, 2019 को। अब जून से लेके दिसंबर तक पढ़ाई करनी थी, दोबारा से करी पढ़ाई बढ़िया तरीके से, अच्छे से पढ़ाई करी, कॉलेज भी जाता था, पढ़ाई भी करी, दब के पढ़ाई करी, सब कुछ करता था, खेलता कूदता, जिम, एवरीथिंग आई हैव डन। 90 परसेंटाइल एंड अबव इन CFA लेवल 1, एक बारी में क्लियर। फीस भरी थी 80,000 से लेके 90,000 के बीच में, या मे भी 1 लाख जो भी होती है, करी एक बारी में क्लियर। 2020 में 23 मार्च 2020 को सबसे, तुम्हें सबको पता है क्या हुआ था, लॉकडाउन लग गया था। अब टेंशन, अब मेरी ज्वाइनिंग थी 24 या 25 अप्रैल को EY में। EY से कोई लेना दे, कुछ कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रही। 20 अप्रैल को आई कम्युनिकेशन, एक भी 23 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक कोई कम्युनिकेशन नहीं। फिर उन्होंने कहा योर ऑफर लेटर्स आर इन प्रोसेस वी विल रिलीज इट शॉर्टली, और 25 मई से मेरी ज्वाइनिंग हुई। ठीक है, ज्वाइनिंग हुई EY में, 3 साल आर्टिकलशिप करी, हार्ट ब्रेक्स हुए, वर्क कल्चर ब्रेक हुआ, टीमों में लड़ाई हुई, बहुत बहुत टफ टाइम होता है 3 साल का, पर करा इंजॉय भी करा। 2021 चलो 3 साल के मैंने तुम्हें वेरी शॉर्ट में बता दिया। अब 2021 में दोबारा भूत चढ़ा कि लेवल 2 देनी है। लेवल 2 के पेपर तो पहले ही भर दिए थे 2020 में, फीस तो। अब 2021 के अंदर मई का जो अटेम्प्ट था कोविड की वजह से शिफ्ट होके हो गया नवंबर में, और नवंबर में कर दी CFA लेवल 2 भी, इसके पेपर दिए, आर्टिकलशिप के अंदर ली 15 दिन की छुट्टी, लीव्स ली, पढ़ा, पुराना भी पढ़ता रहता था, और लेवल 2 करा क्लियर, चाहे कितने ही मार्क्स से करो बट क्लियर कर लिया। अब 2021 तो एंड आ गया था। अब 2022 के अंदर नवंबर में था अटेम्प्ट किसका, CA फाइनल। अब तुम देख रहे हो 2017 में करी CPT और 12th, 2018 में निकाली CA इंटर, 2019 में क्या करा, 2019 में करी CFA लेवल 1, 2020 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, 2021 में मैंने करी CFA लेवल 3, सॉरी CFA लेवल 2, 2022 में क्या करा मैंने, 2022 में करा CA फाइनल क्लियर, और 2023 में मैंने करी CFA लेवल 3, 23 CFA लेवल 3। ये है मेरी जर्नी, देख लो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, हर साल एक नई अचीवमेंट। अब CA फाइनल के एग्जाम्स के अंदर क्या हुआ, कुछ हुआ, उसकी वजह से थोड़ी पढ़ाई में आया सेटबैक, बट कंसिस्टेंसी दिखाई तो क्या हुआ, कंसिस्टेंसी दिखाई तो अब भाई अप्रैल से मई के अंदर काम करा, बहुत कुछ हुआ, काम में लड़ाई हुई, मैनेजर से लड़ाई हुई, कहाँ सुनी हुई, क्योंकि स्टैट का टाइम होता है, बहुत मारामारी होती है, उसके अंदर पढ़ाई भी करनी थी, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स भी पेंडिंग थे। इसके अंदर क्या, मैं 2020 से लेके 2022 तक मैंने कोचिंग वगैरह लेता गया मैं, अब उसके अंदर डिटेल में नहीं जाते क्योंकि उसके अंदर तो कोई कभी ले लेता है, कोई कभी सब्जेक्ट ले लेता है। ठीक है, अब स्टैट ऑडिट थी, पढ़ाई करी, जैसे तैसे काम करा, हार्ट ब्रेक हुआ, बहुत कुछ हुआ, बट एक चीज़ मैंने ना हमेशा ध्यान रखी, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, कुछ हो जाए। तुम्हें भी बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, डेडिकेशन दिखाते रहना और हार्डवर्क करते रहना, तुम भी CA एक बारी में बन जाओगे। अब जून से ना मैंने ये ठान लिया कि भाई नवंबर 22 में ही एग्जाम देना है, उसके बाद ना मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। अगर मैंने नवंबर 22 में CA नहीं निकाला, मैं जून से पढ़ने बैठा अच्छे से मन लगा के, जून में पढ़ाई नहीं हुई, जुलाई में बैठा अच्छे से पढ़ने, जुलाई में पढ़ाई नहीं हुई, जून में चला गया EY की ऑफ साइट पे, जयपुर में हुई थी एक ऑफ साइट, तो उसके अंदर 10 दिन खराब हो गए, क्योंकि 5 दिन पहले बातें करने में कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, और आने के बाद 3 दिन हैंगओवर, तो 7 से 10 दिन खराब हो गए। जुलाई में पढ़ने बैठा तो जुलाई में मजा पढ़ने का मन ही नहीं लगा, बट करता रहा, बट कंसिस्टेंसी दिखाता रहा, बैठा जरूर, खड़ा नहीं होकर गया, बैठा जरूर, चाहे कितनी पढ़ाई हो करके उठता था डेली। फिर तो जुलाई से अगस्त के अंदर दबा के पढ़ाई करी, ठीक है, अगस्त के अंदर दबा के पढ़ाई करी। फिर अगस्त के अंदर दोबारा EY की ऑफसेट आ गई, ये तो चलो टीम ऑफसेट थी, ये EY की पूरे की ऑफसेट थी, ये लेके जा रही थी गोवा। यानी गोवा कौन छोड़ेगा, अरे गोवा तो जाएंगे। अब 3 दिन गोवा में खराब हो गए, 6 दिन गोवा में खराब हो गए, बट ठीक है, कुछ तो फ्री में लेके जा रही थी भाई, क्यों छोड़ू, चला गया मैं। ठीक है, गोवा में मौज करके आया। देख रहे हो तुम, एग्जाम से पहले हरकतें सोच रही थी, सितंबर बच रहा है, अक्टूबर बच रहा है, नवंबर में एग्जाम है 1 तारीख से, 1 नवंबर से तो एग्जाम होते हैं, और यहाँ पे मैं गोवा जा रहा हूँ अगस्त के एंड में। 24 अगस्त को लेके गए थे, 26 को आए थे, और उसके बाद 4 दिन हैंगओवर में, 30 अगस्त तक। अभी तक तो मैंने ओपन बुक का कुछ उठाया भी नहीं था, बाकी सब्जेक्ट एक बार देख लिए थे, बट तुम समझ रहे हो, इतनी चुल थी मेरे में घूमने की, आज भी चुल है, बहुत घूमता मन करता रहता है। अभी थोड़े दिन पहले गोवा होके आया हूँ, बट तुम समझ रहे हो ना, चुल जब भाई तुम सारी चीज़ें पूरी करोगे CA बन जाओ एक बारी। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में दबा के पढ़ाई करी, अक्टूबर में दोबारा एग्जाम्स वगैरह लिखे, CA फाइनल क्लियर हो गई अपनी 505 नंबर से, जय श्री राधे। एक बारी में सारे सब्जेक्ट्स निकाल दिए, और आज है CA ईशांत गोयल यहाँ खड़ा तुम्हारे सामने, लेक्चर डिलीवर कर रहा है, हाउ आई हैव स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 20, और मैंने कैसे CA एक बारी में निकाली है, CFA के सारे लेवल एक बारी में निकाले, समझ गए।
यार इसके अंदर मैंने तुम्हें ना बस ये चीज़ बताई है कि मेरी जर्नी कैसे रही, तुम भी ये चीज़ अपने जीवन में अपना के कुछ अच्छा कर सकते हो, कुछ अच्छा बड़ा उखाड़ सकते हो। देखो रैंक लाने के बहुत फायदे हैं, फाइनल के अंदर रैंक लाने के तो अल्टीमेट फायदे हैं, जो यहाँ पे मैं नहीं बता पाया क्योंकि मेरी नहीं आई थी। बट हाँ, मार्क्स अच्छे थे, बहुत सारी कंपनीज ने शॉर्ट लिस्ट करा, बट पता नहीं क्यों मन कर रहा था कि कुछ अच्छा कंसल्टेंसी में रहना, इसलिए डायरेक्ट टैक्स ज्वाइन कर ली ईवाई के अंदर। तो अभी मैं ईवाई के अंदर डायरेक्ट टैक्स हूँ, डायरेक्ट टैक्स में काम कर रहा हूँ, थोड़े दिन और करना है, फिर इसके अंदर हम फुल टाइम कोचिंग के अंदर आ जाएंगे और आप बच्चों के साथ जुड़े रहेंगे, पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। थोड़ी सी अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ, अभी आज इतनी सारी बातें करी है हमने, तो मैं नेक्स्ट ईयर 2025 से सीए फाउंडेशन के अंदर लॉ पढ़ाना चालू कर रहा हूँ। ऑनलाइन मोड पहले चालू करूँगा, उसके अंदर वेबसाइट बना के वहाँ पे तुम्हें क्लासेस मिलेंगी, और उसके बाद ऑफलाइन मोड भी चालू कर दूंगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हार्डवर्क दिखाना है, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन दिखाना है, और तुम सीए एक बार में क्लियर करके चले जाओगे। ठीक है, ऐसे ही पढ़ के खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहो, सीए क्लियर करो, ऐशो आराम करो, घूमो फिरो, जो करना है करो, पैसा कमाओ, अच्छे से घूमो, अच्छे से पैसा कमाओ, खुश रहो, अपने परिवार वालों को खुश रखो, परिवार वालों के लिए चीज़ें लाया करो। जब तुम सीए बन जाओगे तुम अपने पैसे आएंगे जब कमाओगे, समझ रहे हो ना। ऐसी अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू सो मच। और अगर कोई रिवीजन वीडियो तुम्हें ऑडिट की देखनी हो तो मेरे प्लेलिस्ट के पास जाके देखिए, सारी वीडियोस के लिंक, सारी वीडियोस डली हुई हैं, एसआरएस की, एसआरईज की, एससीएस की, ऑडिट की, वहाँ पे देखो। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, मुझसे कनेक्ट हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।